हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल जिसका नाम है लॉ बाय पीयूष कत्याल। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर 100 सब्सक्राइबर्स एंड इस वीडियो के बाद हम टारगेट कर रहे हैं 200 सब्सक्राइबर्स को। सो गाइस, हमारी इस न्यू वीडियो के अंदर हम जानेंगे बिजनेस लॉ के बारे में। बिजनेस लॉ जो सीए फाउंडेशन के अंदर आता है। तो ये सीरीज स्टार्ट करने से पहले हम देखेंगे कि क्या-क्या चीज़ें कवर हो रही हैं बिजनेस लॉ के अंदर। तो इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं कि क्या सिलेबस है बिजनेस लॉ का, कितने चैप्टर्स आ रहे हैं उसके अंदर, उन चैप्टर की वेटेज क्या है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने आएँगे एंड इसी के साथ ही मैं आपको बताऊँगा कि क्या-क्या स्किल्स या क्या-क्या आपकी रिक्वायरमेंट्स है जो पेपर के अंदर आपको फुलफिल करके आनी है, तब आप पेपर पास करेंगे। एंड इसके अलावा मैं आपको मेरी वीडियो के अंदर बताऊँगा एक गाइडिंग नोट जिसकी वजह से आपको हेल्प मिलने वाली है अपनी प्रिपरेशन के अंदर। तो गाइज़, सबसे पहले जान लेते हैं आपके सिलेबस के बारे में। सिलेबस जो बिज़नेस लॉ के अंदर कवर होने वाला है, तो आपके सिलेबस के अंदर 7 चैप्टर्स आने वाले हैं। सातों चैप्टर के अंदर अलग-अलग लॉ के बारे में बताया जाएगा। तो सबसे पहले चैप्टर के अंदर कोई एक स्पेसिफिक लॉ के बारे में नहीं बताया जा रहा है, जिसका नाम है आपका इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। देन उसके बाद में आप इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के बारे में पढ़ेंगे, सेल्स ऑफ गुड एक्ट के बारे में पढ़ेंगे, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के बारे में पढ़ेंगे, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप के बारे में पढ़ेंगे, कंपनीज़ एक्ट के बारे में पढ़ेंगे, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के बारे में पढ़ेंगे। तो गाइज़, आपको चैप्टर्स देख के समझ आ रहा होगा कि ये सारे चैप्टर्स वो चैप्टर्स हैं जो अलग-अलग बिज़नेसेस को रन करने के लिए ज़रूरी होते हैं, ठीक है? तो आपको एज़ अ सीए इन सभी चीज़ों की नॉलेज होनी चाहिए, आपको अलग-अलग बिज़नेसेस की नॉलेज होनी चाहिए। तो इस वजह से हमारा जो बिज़नेस लॉ का फाउंडेशन का सिलेबस है, वो ये सातों चैप्टर को कवर करता है। तो हम देखेंगे कि हर चैप्टर की कितनी वेटेज है एंड कितने क्वेश्चन्स आने वाले हैं अलोंग विद द इनसाइट्स ऑफ द चैप्टर। तो मूविंग फॉरवर्ड सबसे पहले हम देखेंगे चैप्टर 1। चैप्टर 1 जो है आपका इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। इसमें आपके 5 नंबर तक के क्वेश्चन आ सकते हैं एंड आपके 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो ये जो मैंने एस्टीमेट बताया आपको, आप इसमें मान के चलिए कि या तो 5 नंबर कम या 5 नंबर ज़्यादा आपके इसमें हो सकते हैं। तो 0 टू 5 अगर मैंने बोला है, तो आपके 0 टू 10 नंबर के क्वेश्चंस भी आ सकते हैं और जो आपकी मैंने रेंज बताई है 1 से 2, इसमें भी आप मान के चलिए कि 1 कम या 1 ज़्यादा क्वेश्चन हो सकता है। ये एस्टिमेटेड रेंज है जो आपकी सजेस्ट की गई है आईसीएआई ने, और आईसीएआई खुद बोलता है कि आप 5 नंबर ऊपर-नीचे लेके चलिए, जो एक चैप्टर की वेटेज है उसके अंदर। तो गाइज़, इसके अंदर सबसे पहले हम समझेंगे कि लॉ क्या होता है। लॉ को समझने के बाद में हम देखेंगे कि लॉ के क्या-क्या सोर्सेज़ हैं। देन उसके बाद में एक लॉ बनता कैसे है इंडियन सेटअप के अंदर। लॉ बनने के बाद में हम देखेंगे कि लॉ को एनफोर्स करवाने के लिए कौन-सी एंटिटीज़ रिस्पॉन्सिबल हैं। एंड उसके बाद हम देखेंगे जुडिशरी के बारे में। तो जुडिशरी का क्या रोल है, एग्जीक्यूटिव बॉडीज़ का क्या रोल है, लेजिस्लेटिव साइड कैसे काम करती है एंड उसके अलावा आपका लॉ क्या होता है, लॉ के सोर्सेज़ क्या है, ये चीज़ हम कवर करेंगे इस फर्स्ट चैप्टर के अंदर। देन सेकंड चैप्टर जो है आपका इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आपका सबसे बड़ा चैप्टर है। सबसे बड़ा चैप्टर ये इसलिए क्योंकि इसके जो क्वेश्चंस हैं वो 30 टू 35 नंबर तक के आ सकते हैं एंड जनरली 5 से 6 क्वेश्चन तो आपके आते ही आते हैं। तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो आपका सबसे बड़ा चैप्टर है, इसके अंदर 9 यूनिट्स हैं। तो सबसे पहले जो यूनिट है आपकी वो है नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। आप जानेंगे कि कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है। फिर कॉन्ट्रैक्ट के अंदर क्या कंसिडरेशन होती है, कॉन्ट्रैक्ट के अंदर दोनों पार्टीज़ की साइड से क्या-क्या इन चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, ये हम जानेंगे। देन एसेंशियल एलिमेंट्स, जो ऊपर वाले 2 चीज़ें पढ़ी हैं, उसके अलावा क्या-क्या एसेंशियल एलिमेंट्स हैं, वो हम देखेंगे। देन उसके बाद में आप देखेंगे कि परफॉर्मेंस कॉन्ट्रैक्ट की कैसे होगी, कब होगी, कहाँ होगी, कौन करेगा। देन उसके बाद हम देखेंगे कि अगर जस्ट इन केस एक पार्टी मना कर देती है या फिर कॉन्ट्रैक्ट का ब्रीच हो जाता है, तो उस केस में क्या होगा एंड क्या रेमेडीज़ मिलेगी सामने वाली पार्टी को। देन हम देखेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, जिसके अंदर हम कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट, quasi कॉन्ट्रैक्ट एंड इंडेमनिटी, गारंटी, बेलमेंट, प्लेज एंड एजेंसी कवर करेंगे। तो ये आपकी 9 यूनिट्स हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की एंड ये आपका सबसे बड़ा चैप्टर है, इससे सबसे ज़्यादा पोर्शन आने वाला है, तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये है आपके सिलेबस का। देन नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे हम सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट के अंदर कि 15 से 20 नंबर के आपके क्वेश्चंस आएँगे, जो कि 3 से 4 नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे। तो गाइस, पहली यूनिट के अंदर फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल के बारे में बात की गई है। तो आपको नाम से ही समझ आ रहा होगा कि सेल्स ऑफ गुड एक्ट पढ़ने से पहले हमें कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ना चाहिए। देन सेकंड जो आपकी यूनिट है, उसके अंदर हम देखेंगे कंडीशन एंड वारंटीज़ क्या होती हैं, उनका इम्पैक्ट क्या होता है सेल के अंदर एंड उनकी वजह से क्या-क्या रेमेडीज़ जो हैं अवेलेबल होती हैं दोनों पार्टीज़ के पास में। देन आपकी नेक्स्ट यूनिट जो है वो देखेंगे हम कि ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप कैसे होती है एंड डिलीवरी ऑफ गुड्स कैसे होती हैं। जो आके आप गुड्स सेल करोगे उसकी ओनरशिप कैसे ट्रांसफर होगी और उन गुड्स को डिलीवर कैसे-कैसे किया जा सकता है। देन उसके बाद हम देखेंगे कि कोई अनपेड सेलर है, कि कोई ऐसा सेलर है जिसको पैसे नहीं मिले हैं सेल करने के बाद में, तो उसके पास क्या राइट्स हैं, क्या उसके पास रेमेडीज़ हैं।
देन नेक्स्ट चैप्टर जो कि आपका है द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। तो इसके अंदर आपके 15 से 20 नंबर के क्वेश्चंस कवर होंगे एंड आपके 3 से 4 क्वेश्चन जनरली पूछे जाते हैं एग्जाम के अंदर। इसमें 3 यूनिट हैं जिसके अंदर हम देखेंगे कि पार्टनरशिप क्या होती है, डिफरेंट टाइप ऑफ पार्टनरशिप क्या होती है, नेचर क्या होता है पार्टनरशिप का, मीनिंग क्या होता है पार्टनरशिप का। देन उसके बाद हम देखेंगे कि पार्टनर्स के आपस में रिलेशन क्या होते हैं, फर्म के साथ में क्या रिलेशन होते हैं एंड पार्टनर्स के जो थर्ड पार्टीज हैं, आउटसाइडर्स हैं फर्म के, उनके साथ में क्या रिलेशन होते हैं। थर्ड पार्ट जो आपका पार्टनरशिप एक्ट के अंदर आ रहा है उसके अंदर हम देखेंगे कि रजिस्ट्रेशन की इंपॉर्टेंस क्या है, क्या क्या राइट्स आपको एक्स्ट्रा मिल जाते हैं रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद में पार्टनरशिप का। एंड उसके अलावा आपको अगर पार्टनरशिप को खत्म करना है, आपको पार्टनरशिप को डिसॉल्व करना है तो उसका प्रोसेस क्या रहेगा, कब कब डिसॉल्व हो सकते हैं, उस डिसोल्यूशन के टाइम पे क्या क्या पार्टीज के पास राइट होते हैं, वो भी हम देखेंगे इस यूनिट के अंदर। तो गाइज जो नेक्स्ट चैप्टर है आपका वो है लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट। लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट के अंदर 5 से 10 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे, जो कि 1 या 2 क्वेश्चन के अंदर कवर कर दिया जाएगा। इसमें एक ही यूनिट है बट उसको हमने डिवाइड कर रखा है 4 पार्ट्स के अंदर। सबसे पहले आपका मीनिंग बताया जाएगा, आपका कॉन्सेप्ट जो लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप का कॉन्सेप्ट है उसको समझाया जाएगा। क्या-क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं एलएलपी की, या फिर आप इनकॉर्पोरेट कैसे कर सकते हो एलएलपी को, क्या-क्या रिक्वायरमेंट्स है, क्या-क्या लीगल रिक्वायरमेंट्स है इनकॉर्पोरेशन ऑफ एलएलपी के रिगार्डिंग, वो भी आपकी इसमें कवर की जाएगी। एंड उसके अलावा आपका डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो कि या तो सिमिलर है या फिर जिनके साथ आप जनरली कंफ्यूज कर देते हो एलएलपी को, उन ऑर्गेनाइजेशंस के साथ में आपका जो एलएलपी का डिफरेंस है वो बताया जाएगा। मूविंग फॉरवर्ड जो आपका है चैप्टर 6 द कंपनीज एक्ट, इसके अंदर 15 से 20 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो कि जनरली 3 से 4 क्वेश्चन के अंदर कवर कर दिए जाते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे कि कंपनी का मीनिंग क्या है, कंपनी के क्या-क्या फीचर्स हैं, कॉर्पोरेट वेल क्या होती है, कॉर्पोरेट वेल को पियर्स कैसे किया जाता है, क्या-क्या कंडीशंस होती हैं कॉर्पोरेट वेल को पियर्स करने के लिए। देन उसके बाद डिफरेंट क्लासेस ऑफ कंपनीज जो कि कवर्ड है आपकी कंपनीज एक्ट के अंदर। उसके बाद हम देखेंगे मोड ऑफ रजिस्ट्रेशन कि आपकी रजिस्ट्रेशन करवाने में क्या-क्या रिक्वायरमेंट है एंड इसके अलावा हम देखेंगे कि आप इनकॉर्पोरेट कैसे करते हो एक कंपनी को। कोई भी इंसान जो चाहता है कंपनी बनाना, उसको क्या-क्या रिक्वायरमेंट्स है, उसको क्या-क्या चीज़ें कवर करनी पड़ेंगी अगर उसको एक कंपनी फॉर्म करनी है तो। तो गाइज़ उसके बाद देखेंगे हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैपिटल जो कि आपकी इंक्लूड होगी कंपनी को रन करने के अंदर। देन आपके नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम कवर करेंगे कि कितने टाइप्स ऑफ शेयर्स हैं आपके पास जो कि आप कंपनी के थ्रू अपने शेयर होल्डर्स को दे सकते हो एंड उनके अंदर डिफरेंट डिफरेंट क्या क्या राइट्स अवेलेबल होते हैं, क्या क्या उनके पास पावर्स अवेलेबल होती हैं, क्या क्या उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं। देन उसके बाद हम देखेंगे एमओए एंड एओए, जिसके साथ में हम देखेंगे डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायर्स की एमओए की इंपॉर्टेंस क्या है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन की इंपॉर्टेंस क्या है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन की इंपॉर्टेंस क्या है। अगर इनको कोई ओवरराइड करता है कि एज इन कंपनी या कंपनी का कोई पर्सन इनको ओवरराइड करता है तो उस कंडीशन में क्या क्या रेमेडीज आपके पास अवेलेबल है, क्या-क्या राइट्स आपके पास अवेलेबल है एंड उसके साथ में ही हम कवर करेंगे कि कैसे आपने जो अपनी पावर्स को ओवरराइड कर दिया है, आपने अथॉरिटी से बाहर जाके काम कर दिया है, उसको सही कैसे किया जा सकता है। देन लास्ट चीज़ है आपकी जो इस चैप्टर में कवर होगी वो है डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। इसमें हम देखेंगे कि जो मैनेजमेंट है, उनके पास जो कंपनी को रन करने के राइट्स हैं, उसकी वजह से थर्ड पार्टीज़ के पास में क्या-क्या राइट्स अवेलेबल होते हैं। तो गाइज मूविंग फॉरवर्ड जो आपका लास्ट चैप्टर है वो है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के अंदर 10 से 15 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं एंड 2 या 3 क्वेश्चन आपके जनरली एग्जाम के अंदर आते हैं। एंड सबसे पहले हम देखेंगे कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का मीनिंग क्या होता है। उसके बाद जनरली आपके नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स देखे जाते हैं जिनके बारे में आपको शायद थोड़ा बहुत पता होगा, उनको हम डिटेल में पढ़ेंगे जो कि हैं आपकी बिल ऑफ एक्सचेंज, प्रॉमिसरी नोट एंड चेक। देन उसके बाद हम देखेंगे कि डिफरेंट क्लासिफिकेशंस ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट क्या होती हैं एंड नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को आप नेगोशिएट कैसे करते हो, आप उसको ट्रांसफर कैसे करते हो। देन जस्ट इन केस अगर आपका जो चेक है वो डिसऑनर हो जाए तो आपके पास क्या क्या राइट्स हैं, क्या क्या रेमेडीज हैं जो आपके पास अवेलेबल है। देन उसके बाद में हम देखेंगे कि डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस, डिफरेंट डिफरेंट जो आपके प्रोविजंस हैं रिगार्डिंग द प्रेजेंटमेंट ऑफ एनी इंस्ट्रूमेंट, कि आप प्रेजेंट कैसे करते हो अलग अलग कंडीशन के अंदर जो आपका नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होता है उसको। देन उसके बाद में आपके रूल्स ऑफ कंपनसेशन देखेंगे कि जस्ट इन केस अगर किसी पार्टी ने डिफॉल्ट किया या फिर किसी पार्टी को नुकसान हुआ आपके इंस्ट्रूमेंट के रिगार्डिंग, जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी उनको पूरा ना करते हुए, तो उसकी वजह से सामने वाले के पास क्या क्या रेमेडीज हैं और अगर आपके साथ कुछ डिफॉल्ट हुआ है तो आप क्या क्या चीज़ें कवर कर सकते हो अपनी रेमेडीज के थ्रू। तो गाइज इसके बाद हम देखेंगे कि क्या क्या स्किल रिक्वायर्ड है आपके बिजनेस लॉ के एग्जाम को अटेम्प्ट करने के लिए। तो आईसीएआई बेसिकली 2 टाइप के क्वेश्चंस देता है एंड 2 टाइप के क्वेश्चंस अगर आप देखेंगे तो उससे आपको समझ आएगा कि आईसीएआई की क्या इंटेंशन है।
आईसीएआई क्या चाहता है कि जो बच्चे एग्जाम दे रहे हैं उनके पास क्या-क्या स्किल्स हों। तो पहला टाइप का क्वेश्चन जो होता है वो है डायरेक्ट क्वेश्चन। डायरेक्ट क्वेश्चन के अंदर आपसे पूछ लिया जाता है किसी प्रोविजन के बारे में, किसी राइट्स के बारे में, एक पर्टिकुलर लॉ के बारे में, एक पर्टिकुलर सेक्शन के बारे में एंड उसमें ये देखा जाता है कि आपकी रिटेंशन पावर कितनी है, कितना आप याद रख सकते हैं, कितनी आपके पास नॉलेज है एंड कितना आप उस नॉलेज को यूज़ करके एग्जाम के अंदर लिख के आ सकते हैं। एंड जो दूसरे टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं वो है एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन। तो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन के अंदर आपको कुछ फैक्ट्स दे दिए जाएंगे, उन फैक्ट्स के बेसिस पे आपको समझना पड़ेगा कि इशू क्या है, उस इशू के ऊपर कौन सा लॉ अप्लाई हो रहा है एंड आपका लॉ अप्लाई करने के बाद क्या कंक्लूजन आ रहा है। तो इसके अंदर वो दो चीजें देखते हैं कि आपको कितना लॉ याद है। उसके बाद में आपको लॉ याद करना ही जरूरी नहीं है, आपको लॉ समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आप लॉ को एक पर्टिकुलर सिचुएशन के अंदर अप्लाई कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो एंड उसके बेस पे एक कंक्लूजन के ऊपर आप रीच कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। तो ये जो दो स्किल है जिसके अंदर आपको सबसे पहले नॉलेज होनी चाहिए, आपकी रिटेंशन पावर अच्छी होनी चाहिए, आप एग्जाम में लॉ को लिख के आ सकते हो कि नहीं आ सकते हो। सबसे पहले तो रिक्वायरमेंट यही है आईसीआई की साइड से। दूसरी रिक्वायरमेंट जो है वो है कि आप जो लॉ याद करके आए हो, क्या आप उसको इस पर्टिकुलर सिचुएशंस के ऊपर अप्लाई कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। तो ये दो स्किल अगर आपने डेवलप कर लिए हैं तो आपको कोई नहीं रोक सकता इस एग्जाम को क्रैक करने से। तो गाइज इसके बाद हम देखेंगे आज का ज्ञान। आज के ज्ञान में मैं आपको बताऊंगा कि क्या इंपॉर्टेंस है पूरा का पूरा सिलेबस कवर करके जाने की। तो मैंने आपको इस वीडियो के अंदर वेटेजेस के बारे में बताया। मेरे वेटेजेस के बारे में बताने का इंटेंशन ये था कि आपको पता होना चाहिए कौन से चैप्टर को कितना टाइम देना है। उसका इंटेंशन बिल्कुल भी ये नहीं था कि आप कोई पार्ट छोड़ के जाएं। क्यों? क्योंकि आपको नहीं पता किस चैप्टर से कितना टफ क्वेश्चन पूछा जा सकता है एंड आप कौन सा क्वेश्चन वहां पे अटेम्प्ट करके आ पाओगे कि नहीं आ पाओगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कुछ चैप्टर्स छोड़ के गए हो, जैसे मान लो कि आप 60 से 70 नंबर का पढ़ के चले गए और बाकी आपने 30 नंबर का छोड़ दिया। अब 30 नंबर का सिलेबस छोड़ने की वजह से आपके साथ इशू ये हो सकता है कि जो 60 नंबर 70 नंबर का आप सिलेबस पढ़ के गए हो उसमें से टफ क्वेश्चन पूछ लिए जाए एंड जो आपके 30 नंबर का सिलेबस जो आप बिल्कुल ही छोड़ के चले गए हो वहां से इजी क्वेश्चन आ गए। तो जिन बच्चों ने वो सिलेबस भी कवर किया था उनके लिए पेपर अटेम्प्ट करना ईजी हो गया, उनके पास करने के चांस जो है वो बढ़ गए। और आपके लिए जो पेपर ईज़ी हो सकता था, जो आप पास कर सकते थे, वो शायद अब आप पास ना कर पाओ। क्यों? क्योंकि आपने एक पार्ट ऑफ सिलेबस छोड़ दिया, जो कि हो सकता है बहुत कम भी हो, बट आपको सिलेबस छोड़ना नहीं है, क्योंकि आपको नहीं पता कि एग्ज़ाम के अंदर क्या अनसर्टेनिटी हो सकती है आपके साथ में। तो इसीलिए आपको पूरा सिलेबस कवर करना है। अगर आप टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पा रहे हैं, तो इसमें आपकी ही गलती है, क्योंकि आपको पता है आपका एग्ज़ाम कब होने वाला है, आपके साल में 3 अटेम्प्ट होते हैं, उन तीनों में से जो भी अटेम्प्ट आप टारगेट कर रहे हो, उसके अकॉर्डिंग आपको पता है कितना टाइम आपके पास है और कितना सिलेबस आपको अभी कवर करना है। तो आप डे 1 से ही प्लानिंग स्टार्ट कर दीजिए, आप वेट मत कीजिए और आप पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट करके ही अटेम्प्ट देने चाहिए। अदरवाइज़ आपके चांस बहुत कम हो जाते हैं पास होने के लिए, उसके बाद श्योरिटी नहीं है कि आप पास कर पाएँगे एग्ज़ाम या नहीं कर पाएँगे। तो गाइज़ इसके साथ ही हम ख़त्म करते हैं आज की वीडियो को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड अगर आपके कुछ भी डाउट्स हैं तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर आपके कुछ सजेशंस हैं तो भी आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं एंड प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल लॉ बाय पीयूष कत्याल। थैंक यू सो मच गाइज़।